अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासत तज़्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन स्क्रीन के ऊपर ही आपको खान साहब की एक तस्वीर नज़र आ रही है। यूँ किया हुआ है खान साहब ने, जो कहा करते थे, ओए तुम वापस आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें मैं मूंछों से पकड़ के घसीटूँगा। वही इमरान खान साहब को मेरा अडयाला में एक पैगाम है, अगर कोई पहुँचा दे तो, कि खान साहब हुनर आम है। तो जनाब अली, आज के ब्लॉग में खबरें बहुत सारी हैं, आप लोगों ने सुन ली होंगी। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जनाब अली, आज के व्लॉग की जो सबसे पहली और धमाकेदार खबर है वो आप कल से सुन रहे हैं, और आज सुबह सुबह मैं इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है जिसमें कहा जा रहा है खस कम जहां पाक। यानी इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजेस हैं, जिनके नाम है जनाब मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह, इन दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और लोग इनके ऊपर तनकीद इस बात की कर रहे हैं कि जब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हुई थी, अगर उस वक्त ही आपको इतना ख्याल था आइन का, तो आपको तभी जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तब तो आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो अब आके जो आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि आपने अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए जो कुछ करना था वो आप लोगों ने कर लिया, और जब वो पूरा नहीं हो सका और अब आपको लगा कि 27वीं आईनी तरमीम तो पास हो चुकी है, अब आपके लिए वो रास्ता बचा नहीं है जिसमें आप खुल खुला के इमरान खान को जो है वो खुले आम तौर पे सपोर्ट तो करते थे, लेकिन उनके लिए कुछ कर भी सकते थे। अब जब आपको लगा कि आपके पर कट चुके हैं, तो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों की सफाई करो और बाहर निकलो। तो जनाब, अब तफसीलात ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज थे जनाब ये, जस्टिस मंसूर अली शाह और साथ में जस्टिस अतर मिनुल्लाह। इन दोनों ने फाइनली अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज की हैसियत से दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा जो है सदर ममलकत जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको भेजा है, जिसमें ये कहा गया है कि मैंने इदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की है। सुभान अल्लाह। अब आपके कहने से कोई मान जाएगा, ये एक अलग बात है। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे के अंदर लिखा कि मेरा ज़मीर साफ़ है और मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। और फिर उन्होंने आईनी जो 27वीं तरमीम है उसको आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला करार देते हुए कहा कि इसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई है, और तरमीम से इंसाफ जो है वो आम आदमी से दूर दूर तक कमज़ोर ताकतवर के सामने बेबस हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि 27वीं आईनी तरमीम से मुल्क के माहिर आला तरीन अदालत को मुनकसिम कर दिया गया है, और इसकी आज़ादी को पामाल करके मुल्क जो है वह दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। इनके मुताबिक मुल्क तब तरक्की करता था जब इमरान खान हो जाता। इमरान खान चाहे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर देता। इमरान खान जो कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का नारा लगा चुका था, उस वक्त ही उसके साथ थे। उस वक्त इनको पाकिस्तान डूबने का कोई खतरा नहीं था, उस वक्त इनको गरीब की भी कोई फिक्र नहीं थी। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही है, और ये हमारा मुश्तरका वर्सा है। 27वीं तरमीम ने इस ढांचे को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आईनी अदालत जो है वो कायम कर दी है। जस्टिस मंसूर ने यह भी कहा कि 27वीं तरमीम को बगैर मुशावरत और बहस या अदलिया की राय के ईवान से मंजूर कर लिया गया है, और असल में तकलीफ उनको ये है कि ईवान जो है वो कैसे कानून साजी कर सकता है। ईवान के अंदर अब फैसले होंगे जो कि इनके लिए नाकाबिले जो है कबूल है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं, उनके इस्तीफे के मुंदरजात भी जरा सुन लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, इन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि 11 साल कबल मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे, और फिर इसी अदालत के चीफ जस्टिस, और मजीद 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे मैंने हलफ उठाया था। और इस पूरे अरसे के दौरान जो बुनियादी वादा मैंने किया था वो एक ही था कि ये किसी का आइन नहीं है, बल्कि आईने पाकिस्तान का हल्फ मैंने उठाया था। और उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो मुजवज़ा शिकें थीं उसमें मैंने अपने खदशात का इजहार भी किया था, और ये हमारी आईनी साख्त के लिए क्या मायने रखती है ये भी मैंने बताया था। और उन्होंने कहा कि जनाब, इस खामोशी और बेअमली के इस माहौल में मेरे खदशात हकीकत बन गए, और अब हल्फ के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का सबसे बड़ा एजाज़ हासिल हो रहा है। यानी खुद ही एजाज़ भी हासिल कर रहे हैं, खुद ही जो है वो आइन के बारे में भी बात कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ वो कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस झूठ के साथ नहीं जी सकता कि अब जो नई बुनियादें रखी जा रही हैं वो इसी आइन के की बका के ऊपर खड़ी हैं।
حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ صرف ایک سایہ ہے. اب آئین میں نہ اس کی روح ہے اور نہ ہی عوام کی آواز جس کے لیے آئین وجود میں آیا تھا. انہوں نے کہا کہ آئندہ نسلوں نے مختلف نظر سے اس کو دیکھنا ہے تو پھر ہمارا مستقبل ماضی کی غلطیوں کا تکرار نہیں ہونا چاہیے. اچھا مزیدار بات یہ ہوئی کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ ٹونٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ بھرمار ہے، ہر جگہ پہ میمز بن رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنا استعفیٰ دیا ہے اس کے نیچے اشعار لکھے ہوئے ہیں احمد فراز کے. اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر میں نے اشعار پڑھے تو بڑا ٹائم جو ہے نا وہ گزر جائے گا، تو میں نے ابھی اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن چلے میں ایک شعر جو ہے نا پہلے والا وہ آپ سے شیئر کر لیتی ہوں، جس میں انہوں نے لکھا کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹونٹ کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں جو انقلابی شاعری ہے، انقلابی شاعر تھا نا جو احمد فرحات، جو آئے روز طرح طرح کی الٹی سیدھی شاعریاں لکھتا رہتا ہے، اس کی شاعری کو کوٹ کیوں نہیں کیا؟ فراز کی شاعری کو کیوں کوٹ کیا؟ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ وہ کھلے عام ایک حکومت کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ سیاست، حالانکہ ججز کا کام نہیں ہے سیاست کرنا، لیکن جب وہ سیاست میں انٹری مار دے اور یہ سب کچھ کرے، اور ایسے میں وہ صدیق جان للی کی بھی میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی، بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے اس کو بہت شدید والی کانسٹیپیشن ہوئی ہوئی ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھرمار کی ہوئی ہے مذاق اڑا اڑا کے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کریں اور پھر آپ کہیں کہ مجھے بائسڈ بھی نہ کہو، پھر آپ کہیں کہ مجھے کوئی ایسا بھی نہ کہے اور میں نے تو یہ سب کچھ آئین کے لیے کیا ہے، سبحان اللہ. اچھا جی، اب ساتھ ہی میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جو ہیں وہ مقرر ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد تو اہل یوتھ کی چیخیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہیں، لیکن وہ ٹونٹ بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قاضی بیچارے کی چھٹی ہو گئی، جو ہمارے پہلے چیف جسٹس تھے ان کی بات کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی. لیکن بہرحال جو کچھ مرضی کرو، ٹونٹ کرو، جو کچھ کرو، اللہ کو جو منظور تھا وہ تو ہو چکا. اب جناب صدر مملکت جو ہے انہوں نے جسٹس امین الدین خان کی بطور چیف جسٹس آئینی عدالت کی تقرری جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے، اور وہ آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے. اور تقرری کی منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر دے دی گئی ہے، اور ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے جسٹس امین الدین خان جو ہیں ان کی آئینی بینچ کے وہ سربراہ تھے، اور وہ اس ماہ کے آخر میں ریٹائر بھی ہو رہے تھے. اور جسٹس امین الدین خان نے 30 نومبر کو عہدے سے ریٹائر ہونا تھا، اور 27ویں آئینی ترمیم کا بل جو ہے وہ دونوں ایوانوں سے منظور ہو چکا ہے، اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد اب یہ آئین کا حصہ بن گیا ہے. آرٹیکل 176 میں ترمیم کے تحت موجودہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ٹرم پوری ہونے تک چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا. اور آرٹیکل 255 کی جو شق ہے اس میں 2 ترمیم کی گئی ہیں جو کہ موجودہ ٹرم کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی سے متعلق ہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت میں سے سینئر ترین چیف جسٹس پاکستان ہوگا. ابھی اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی ہے اس کے حوالے سے بھی ذرا سن لیجئے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں تینوں سروسز ایکٹ کے اندر ترامیم کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تناظر میں تینوں سروسز کے ایکٹ میں ترمیم کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. فیلڈ مارشل، فیلڈ آف دی ایئر اور ایڈمرل آف دی فلیٹ کے رینکس کو قانونی تحفظ اس میں جو ہے وہ ملنے والا ہے، اور چیف آف ڈیفنس سروسز کے عہدے کی تشکیل کے لیے قانون سازی کی منظوری دے دی گئی ہے. کمانڈ آف دی نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدے کے لیے بھی قانون سازی جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور وفاقی آئینی عدالت سے متعلق جو نئی قانون سازی کے لیے بل لانے کی منظوری دی گئی ہے، اس میں کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ یہ سینٹ کے اندر اس کو پیش کر دیا جائے گا. یہ اس کے اوپر ماجد نظامی ہے جی، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ذرائع نے اشارہ دیا ہے کہ ایئر چیف جو ہمارے ہیں بابر سندھو، ان کو بھی 5 سال کے لیے اب تعینات کیا جائے گا. پاکستان آرمی بھی جلد ہی جو ہے وہ 2 مزید 4 اس میں جنرلز جو ہیں 4 اسٹار جنرلز ان کو تعینات کر دیا جائے گا. ان میں سے ایک کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا جائے گا، اور دوسرے کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا. اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ 1-2 اور لوگوں نے، صالح ظفر نے بھی یہ خبر دی ہے، ماجد نظامی نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ اس خبر سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ
जो बाबर संधू हैं उनको भी 5 साल के लिए तैनात किया जाए और बाकी भी 4 स्टार जनरल्स जो हैं उनकी तैनाती हो। ये 4 स्टार जनरल्स वाली खबर तो मैंने आज से तकरीबन कोई 2 माह पहले आपको दी थी, याद होगा तो। जनाब इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ अगली खबर पे, और अगली खबर में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका हुआ था और उसके अंदर जो है वो इंडिया या अफ़गानिस्तान के जो निशानात हैं जी वो लगभग मिल गए थे। लेकिन अब फाइनली जनाब ये खबर आ गई और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको इससे आगाह करूंगी। और फर्दर डेवलपमेंट जनाब ये है कि इस्लामाबाद कचहरी में जो खुदकुश हमला आवर आया था, जो धमाका हुआ था, उस खुदकुश हमला आवर की तफसीलात सामने आ गई हैं। वो कौन था उसकी तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ जनाब। ये कचहरी के बाहर खुदकुश हमला आवर जो था इसकी फाइनली शनाख्त हो गई है। कचहरी के बाहर जो खुदकुश हमला आवर था इसका ताल्लुक जो है वो अफ़गानिस्तान से निकला है, जबकि सहूलतकार जो इसका था, जो इसके साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा था, वो बाजोड़ से था। खुदकुश बमबार की जो सहूलतकारी थी उसकी निशानदही जो है वो सर्च ऑपरेशन के दौरान हो गई थी और ये जो शख्स है फाइनली इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद कचहरी के बाहर पुलिस की गाड़ी के ऊपर इसने खुदकुश हमला किया था, जिसमें 12 अफराद भी शहीद हुए थे, 27 जख्मी भी हुए थे, बहुत सारे अभी भी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। पुलिस ने बताया कि इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके की तहकीकात के सिलसिले में 5 अफराद को जो मशकूक थे हिरासत में भी लिया गया और इन अफराद को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में से हिरासत के अंदर लिया गया है और इनका मज़ीद आगे जो नेटवर्क है उसको बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने बताया कि हमलावर जो है ये गोलड़ा से पहले एक ऑनलाइन बाइक सर्विस से 26 नवंबर को चुंगी पे आया था और इसने गोलड़ा से कचहरी तक सफ़र के दौरान चेहरे के ऊपर मास्क पहन के रखा हुआ था और जेर हिरासत मशकूक अफराद से अलग अलग मामलात के ऊपर अब तफ्तीश जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनका नेटवर्क पकड़ा गया है, अफ़गानिस्तान बाज नहीं आया, मुज़ाकरात पहले इनके साथ फेल हो गए हैं और अब अफ़गानिस्तान जो है उसको ऑब्वियसली पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो मज़ा तो चखाएंगी। ये तो नहीं हो सकता कि आप आओ हमले करो और हम खामोशी से बैठे रहें। अच्छा जी, इसके अलावा आप को मैं एक और खुशखबरी जनाब दे देती हूँ। खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब से 3 लाख शहरियों के रोज़गार के लिए मुआहदा हो चुका है और अब ज़्यादा रोज़गार के मौके जो है वो पाकिस्तानियों के लिए पैदा होंगे। क्या मामला, पूरी कहानी आपके सामने रख देती हूँ जनाब। कि अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के बड़े तरक्याती और सियाहती मनसूबों के अलावा सेहत आमा से मुतल्लिक शोबों में बांग्लादेश के अफराद और पाकिस्तान के जो अफराद हैं इनके हवाले से, रोज़गार के हवाले से जो दस्तखत हैं वो कर दिए गए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो रोज़गार और की फ़राहमी और कारकुनान के जो इस सिलसिले में दस्तखत हैं वो 2025 में कर दिए गए हैं, बल्कि दस्तखत तो अक्टूबर में ही हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि कारकुनान को वक्त पर तनख्वाहें दिलाने और उनके रोज़गार के सिलसिले में शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जो हैं वो मज़ीद अब किए जाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर गया है और तमाम ममालिक के साथ अब पाकिस्तान के क्या हालात हैं वो भी आपके सामने है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ज़रूर गामजन करेगा। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब, और ये ख़बर तो ईरान की है लेकिन पाकिस्तान में भी आने वाले वक्तों में मुझे इस तरह के कुछ हालात नज़र आते हैं, क्योंकि डैम्स की बड़ी शदीद कमी है पाकिस्तान में और जब भी कोई डैम बनने की बारी आती है तो लोग एहतजाज के लिए खड़े हो जाते हैं। अब ये बड़ी ख़तरनाक खबर है। खबर ये है कि ईरान का जो दारुल हुकूमत तेहरान है, पूरी दुनिया जानती है तेहरान को, लोग वहाँ पे जाते हैं, बिज़नेस के लिए भी जाते हैं। अब वहाँ पर जनाब पानी का बदतरीन बहरान जो है वो पैदा हो गया है और मरकज़ी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी जो है वो रह गया है। ईरानी सदर जो मसूद पज़ेश्कियान है, उन्होंने कहा है कि बारिश अगर मज़ीद ना हुई तो बारिश की का जो पानी है, अगर वो नहीं होता तो पानी की इस कदर शदीद किल्लत हो जाएगी कि तेहरान पूरा का पूरा जो शहर है इसको खाली करना पड़ सकता है। और नवंबर के आखिर में और दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी के लिए जो है वो ड्रिलिंग उन्होंने कहा है कि हम शुरू करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस साल ईरान में बारिश जो है वो 40% कम हुई है। तो आप अंदाज़ा करें कि जिन मुल्कों में या जिन शहरों में पानी ही ख़त्म हो गया है और वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा शहर हिजरत करके दूसरी जगह पे जाएगा, पाकिस्तान के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और पानी की सतह पाकिस्तान में कितनी नीचे चली गई है ये भी आप सब लोगों के सामने है। ये तो अल्लाह का करम है कि बारिशें फिर भी हो जाती हैं, वरना जो हालात हैं इसके ऊपर जो है वो हमारे इदारों को बड़ा सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। तो बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारिया जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।